जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई ट्यूशन क्लब पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं परमाणु और अणु की। ठीक है, परमाणु और अणु की बात करने वाले हैं। जो क्लास की हम लोग बात करें, ठीक है, जो क्लास की हम लोग बात करें तो ये क्लास 9 की है। ठीक है, क्लास 9 की है। हम इसी की चर्चा आज करने वाले हैं क्लास 9 की पार्ट 3 विज्ञान का। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक है परमाणु और दूसरा का है अणु, यानी एटम और मॉलिक्यूल्स के हम विशेष रूप से इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु की चर्चा करें। ठीक है, तो परमाणु होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परमाणु की बात करें तो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण या किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम पुनः अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। महर्षि कणाद के अनुसार, ठीक है, जो भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक जो महर्षि कणाद थे उसके अनुसार उन्होंने भी कहे हैं कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो उसी को उन्होंने क्या कहा, उस अविभाज्य कण को उन्होंने एक परमाणु नाम दिया। क्या? परमाणु नाम दिया। ओके, इसी बीच है एक भारतीय दार्शनिक और जिसका नाम है पकुधा कत्यायन। क्या है? पकुधा कत्यायन जो है ये भी एक भारतीय दार्शनिक हैं। इन्होंने भी परमाणु के बारे में कहा कि किसी भी कण को एकदम छोटा किया जाए, ठीक है, जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग परमाणु कहेंगे। तो ये दो जो दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक जो थे, जो परमाणु के बारे में अपना मत रखे हैं, जिसे महर्षि कणाद रखे कि किसी भी द्रव, ठीक है, यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं और हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उसी अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यह परमाणु है। ओके, तो परमाणु की जो है आप समझ चुके होंगे। अगला जो टॉपिक है वो आपका रासायनिक संयोजन से संबंधित है। ठीक है, तो वैज्ञानिक एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया गया, जिसने रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। ठीक है, इसमें लवाइजिए एवं जोसेफ एल फ्राउस्ट ने बहुत ही अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम दिए। ठीक है, क्या? मुख्य रूप से दो नियम दिए, और दो नियम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, एक नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, एक नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा का नियम जो है आपका स्थिर अनुपात का नियम है। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम है। ओके, अनुपात का नियम है। इस तरह से जो लवाइजिए और जोसेफ एल फ्राउस्ट जो है इन्होंने दो नियम प्रतिपादन किए रासायनिक संयोजन के आधार पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम है क्या। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे सारे तत्व जिनका द्रव्यमान का न तो हम क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, और न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यही कहता है। इसी बीच आता है एक आपका जो दूसरा का जो है आपका स्थिर अनुपात का नियम। क्या आता है? स्थिर अनुपात का नियम आता है। अब स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो कोई भी यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों को, ठीक है, क्या कोई भी यौगिक में जब दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाया जाता है तो उन तत्वों का जो अनुपात जो होता है वो आपका स्थिर होता है। क्या होता है? उन तत्वों का जो अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है? 1:8 में ही हो, 8 में होता है। चाहे वह जल के स्रोत कोई भी हो, उसमें जो जल का अनुपात जो होगा, जो द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो हम सृजित कर सकते हैं और न ही उसको हम विनाश कर सकते हैं। ओके, चलिए तो एक नज़र हम डाल लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। ठीक है, आखिर जॉन डाल्टन कहाँ के थे निवासी, उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस जगह पर हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जॉन डाल्टन की हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है 1766 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म जो है एक गरीब परिवार में हुआ था जो जाति के जुलाहा परिवार के थे। ठीक है, वह 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। ठीक है, मतलब जब ये 12 वर्ष के थे तब से वह क्या शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे रहे थे। इसी बीच आगे आपका आता है 7 साल बाद जब वे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे तो वे स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 ईस्वी में जो है जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। ओके, कहाँ चल गए? मैनचेस्टर चले गए। ओके, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 की बात है। उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो इस तरह से कुछ टिप्स था जो आपका जॉन डाल्टन के बारे में था। ओके, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि डाल्टन ने द्रव्य की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ठीक है, जो क्या था? रासायनिक संयोजन के आधार पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य चाहे द्रव, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता क्या है? एक बात इंपॉर्टेंट समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आपको लिखने के लिए आ जाए। इसमें लिखना क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से आप कर सकते हैं। पहली आपका है, इसमें पहली विवेचना इस प्रकार से है, आप इस पर फोकस करेंगे। इसमें सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। ठीक है, जो भी द्रव्य का निर्माण होता है वो किससे? परमाणु से निर्माण होता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, यानी परमाणु को कभी भी विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो उस रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उसका विनाश होता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का जो द्रव्यमान जो होता है और रासायनिक गुणधर्म जो होता है उनका हमेशा समान होता है। इसी बीच आता है 4 नंबर क्या कहता है, उसको बारे में समझते हैं। 4 क्या कहता है? यह कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान जो है और उनका रासायनिक गुणधर्म जो है अलग अलग होता है। 5 नंबर है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं।
छठा है किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या इस एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपका डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ विवेचना थी। ओके, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये है परमाणु क्या है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु वह सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। अब एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है। बताना है कि रचनात्मक इकाई जिस प्रकार से सजीवों की, जो जीव जंतुओं की जो है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु यहाँ पर है। ठीक है, तो उस विशाल इमारत की जो रचनात्मक इकाई है क्या किसी भी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो अगर इसका आंसर आप जान रहे होंगे तो मुझे कमेंट में लिखेंगे। एवं रेत का छोटा सा कण होता है। इस प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होता है आपका परमाणु होता है। ठीक है, चाहे वह अब पदार्थ की कोई भी अवस्था हो। ठीक है, पदार्थ की कोई अवस्था हो, चाहे वह द्रव्य अवस्था हो, चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे गैसीय अवस्था हो, किसी भी द्रव्य जो पदार्थ की जो है रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और टॉपिक आता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं, यहाँ पर परमाणु कोई बड़े होते नहीं हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर के माप से मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। यहाँ पर 10 की पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। यानी 1 मीटर बराबर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है। ओके, इसी बीच कुछ यहाँ पर सापेक्ष आकार आता है, जिसे यहाँ पर हाइड्रोजन के आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सापेक्ष आकार आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का जो त्रिज्या जो है वो 10 की पावर -10 है, और जल के अणु की जो त्रिज्या होता है 10 की पावर -9, हीमोग्लोबिन अणु की जो त्रिज्या होता है 10 की पावर -8, और रेत कण की जो त्रिज्या होता है 10 की पावर -4 होता है, और चिट्टी की जो त्रिज्या होता है वो आपका 10 की पावर -3, और सेव जो होता है परमाणु त्रिज्या का 10 की पावर -1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर, ये सब क्या है, सब मीटर में आपको दिया गया है। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, बात सही है, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। आखिर जब यह दिखबे नहीं करेगा तो हम इसके बारे में सोचें क्यों। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व जो है इसी परमाणु से बना होता है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें या फिर भी वे यहाँ विद्वान हैं, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों का उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्व की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये पेपर दिख रहा है, इस पर आपको जो छोटे छोटे जो बीच में जो दिख रहा है, यही जो है आपका परमाणु है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पर दिया गया होगा परमाणु का आकार। उन्होंने किस तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया। ठीक है, यह
प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जेलियस ने तत्व के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन का जो चिन्ह जो होता है, प्रतीक जो होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का चिन्ह है और ये है फास्फोरस का, ये है कॉपर का। इस तरह से रहेगा तो आपको गोल्ड पहचानना होगा, इस तरह से रहेगा तो कार्बन है, ये धातु के प्रतीक है, इनकी पहचान है। और ये सल्फर है, ये सीसा है, और प्लेटिना है, ऑक्सीजन है, और आयरन है, सिल्वर है, पारा है। तो इस तरह से क्या है, यह एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित है और यह जो है धातु तत्वों की आकार है। ठीक है, ये तत्वों को संकेत आकार को प्रदर्शित करता है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। जो तत्व का नामांकन हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, आज हाइड्रोजन को हम लोग H बोलते हैं। ठीक है, आर्गन को Ar बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं। उसी तरह से पहले तत्व का जो, अगर मान लीजिए कि अगर कोई दूसरे क्षेत्र में पाया जाता होगा और वहाँ के नाम एलुना होगा, तो उसका अगर एल्युमिनियम वहाँ पर पाया जाता होगा तो वहाँ उसका नाम रख दिया गया एलुना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए कॉपर का प्रयोग साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। ठीक है, कॉपर का नाम जो है साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, मतलब रंग के आधार पर उसका नाम बदल दिया गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण, जिसे गोल्ड सोना है, तो अंग्रेजी में उस शब्द से लिया गया अर्थ जो होता है वो पीला होता है। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। क्या है यह जो है IUPAC जो है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्राकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो तत्वों से बने होते हैं। किसी एल्युमिनियम से पहले अक्षर को सदैव बड़े लिखते हैं, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के ए पहले लिखते हैं और एल आया तो बाद वाला तो एल हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो एल्युमिनियम का इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर के साथ क्या कर सकते हैं, हम उसको राइट कर सकते हैं।